Okay, everyone, let us start the next chapter of next chapter, that is from ecology, chapter 15, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये एक्चुअली इकोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, या इससे मैंने इसलिए शुरुआत की है क्योंकि ये सबसे छोटा है ना। पहला चैप्टर जो इकोलॉजी का वो सबसे बड़ा है, उसको 2 क्लासेस के पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला ये एक ही क्लास में निपट जाएगा 1 घंटे में। इससे अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने डिसाइड किया था कि इसको क्लास में रीडिंग ही करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे को कुछ बतानी रही तो वो मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन नहीं बताऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करूंगा एक्स्ट्रा चीज़ें बताना, क्योंकि इसके ऊपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी में इतना देके रखा है इकोलॉजी में कि एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन सेटर को, ठीक है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, स्टूडेंट के हिसाब से भी, टीचर के हिसाब से भी, मतलब क्वेश्चन सेटर के हिसाब से बढ़िया स्टूडेंट्स को फंसाया जा सकता है। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, हर चीज बनाई जा सकती है सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे पे। कुछ इधर उधर जाने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट के लिए भी सही है, क्योंकि पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल चीजें 5वीं से पढ़ रहे हैं अपन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीजें, कॉन्जर्वेशन, ये सब चीजें इसमें रहती है ना। जो चीजें नहीं समझेगी उसके लिए मैं हूँ। इसके लिए रीडिंग करना डायरेक्टली इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती तो इजी है, लेकिन उतना ग्रामर कभी कभी या वोकेबलरी स्टूडेंट्स की वीक रहने के कारण सही मीनिंग नहीं निकाल पाते बच्चे। तो इसका अपने को रीडिंग करना जरूरी है। सब लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं समझा तो मेरे को मैसेज करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट अवर प्लेनेट अर्थ, the first thing that would amaze and baffle him, baffle मतलब confuse करना, would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases मतलब रोकना, रुकना, never ceases to astonish and fascinate us, है ना। जैसे मैं हर साल लिविंग वर्ल्ड पढ़ाते वक्त ये बोलता हूँ, या इकोलॉजी पढ़ाते वक्त ये बोलता हूँ कि अपने पास 70 लाख स्पीशीज है, और इट इज बिलीव्ड कि 70 लाख स्पीशीज मस्ट बी प्रेजेंट, ऐसा एस्टिमेट दिया गया है ना। एंड दिस इज ओनली 1% ऑफ द टोटल स्पीशीज दैट हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ। कितनी बड़ी बात है, कितनी सारी स्पीशीज है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, कितनी डाइवर्सिटी है, ये मैं हर बार क्लास में बोलता हूँ। कितनी भी बार मैं ये चीज बोलूँ, ये चीज अमेज करने से मेरे को कभी रुकती नहीं है। दिस थिंग विल अमेज मी इवन वेल आई विल बी 80 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। कि इतनी सारी स्पीशीज कैसे क्या तैयार हो सकती है सिर्फ 3.5 से 4 बिलियन ईयर्स में, इतने कम समय में इतनी सारी स्पीशीज तैयार कैसे हो सकती है। दिस इज अ वंडर विच फैसिनेट्स ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हु रीड्स बायोलॉजी, ठीक है। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स। इसको अंडरलाइन करना है अपने को, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है नीट में। 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स। इसमें से एंड्स वाला डेटा और ऑर्किड्स वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस दिखते हैं, ठीक है। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. Why are there so many species? Did such great diversity exist throughout Earth's history? हमेशा से इतनी डाइवर्सिटी रही है क्या? इतनी सारी स्पीशीज क्यों है? हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट? हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर? बायोस्फीयर समझते हैं ना, अर्थ। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? क्या फायदा होता है अपने को इससे, है ना। सब चीज अपन धीरे धीरे अभी पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन अवर बायोस्फीयर, इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मतलब होमोजीनस मतलब सब कुछ सेम रहना, हेट्रो मतलब अलग अलग रहना, अलग अलग रहना मतलब डाइवर्स है ना। exists not only at the species level but at all levels of biological organization ranging from macromolecules. मैक्रोमोलिक्यूल्स में भयानक डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स है अपने पास, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, है ना। विद इन सेल्स, वहां से शुरुआत होती है, पहले अलग अलग प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स, फिर अलग अलग प्रकार के सेल्स, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप मतलब पॉपुलेशन, है ना। उस स्पीशीज का ग्रुप, एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाला मतलब पॉपुलेशन।
डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, मतलब इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी नहीं, वो तो कम्युनिटी रहेगा। फिर उसमें जब नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएगी जैसे वाटर साइकिल, सन, विंड, टेम्परेचर, तो देन दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। और एक बड़े से इकोसिस्टम को हम बोलते हैं बायोम। ठीक है, तो सेल से लेकर मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम तक हर जगह अपने को डाइवर्सिटी दिखती है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। अंडरलाइन करना है अपने को इसको, इसके ऊपर जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है नीट में और बच्चों को फंसाया जा सकता है। हु डिस्कवर्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, डिस्कवर नहीं बोला है इसमें, पॉपुलराइज्ड बोला है। ठीक है, तो हु डिस्कवर द टर्म बायोलॉजी या एडवर्ड विल्सन डिस्कवर द टर्म बायोडाइवर्सिटी ऐसा बोला तो स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगा। ठीक है, पॉपुलराइज्ड है बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। अंडरलाइन करना है इसको, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बन सकता है। टू डिस्क्राइब द combined diversity at all the levels of biological organization, the most important of them are, सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अलग अलग प्रकार के अलील्स हमारे पास होते हैं, है ना। स्किन कलर के अपने पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, आई कलर के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, हेयर कलर के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तुमको पता ही है जीन्स जो है वो पॉपुलेशन में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जीन्स, है ना। तो वो जो डाइवर्सिटी है उसको हम बोलेंगे genetic diversity. A single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. Distributional range मतलब अर्थ पे जितने रेंज में वो फैला हुआ है, जितने एरिया में वो पर्टिकुलर स्पीशीज फैली हुई है, उसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रकार के अलील्स हमको मिल सकते हैं। ठीक है, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट Raw Wolffia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of the potency and concentration of the active chemical that is reserpine that the plant produces, है ना। पोटेंसी मतलब कितना पोटेंशियल है उस केमिकल में, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल। देखो ये रॉ वुल्फिया वगैरह का एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। हम जब मार्केट से मैंगो खरीद के लाते हैं, कभी वो मीठा लगता है, कभी वो उतना मीठा नहीं लगता। सेम इज विथ वाटरमेलन। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों ये चीज ऐसा क्यों होती है? क्योंकि किसी मैंगो में मीठापन कम रहेगा, किसी मैंगो में मीठापन ज्यादा रहेगा, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना। वैसे ही रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया जो है उसमें जो रीसर्पाइन नाम का केमिकल मिलता है, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में, किसी किसी प्लांट्स में ये रीसर्पाइन बहुत ज्यादा पोटेंट रहेगा। पोटेंट मतलब 1 ग्राम भी खा लो तो भी उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, और किसी किसी प्लांट्स में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, पोटेंसी कम रहेगी। मतलब सेम इफेक्ट आने के लिए तुमको 1 ग्राम नहीं बल्कि 4 ग्राम खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पोटेंसी कम है लेकिन टेंशन नहीं है, अपने पास उसका कंसंट्रेशन मतलब अवेलेबिलिटी उस केमिकल की किसी दूसरे प्लांट में ज्यादा है। किसी किसी प्लांट्स में पोटेंसी और कंसंट्रेशन दोनों ज्यादा रह सकता है, किसी किसी प्लांट में दोनों कम रह सकता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में अलग अलग प्रकार के ह्यूमन बींग्स है, वैसे प्लांट्स में भी होगा। ह्यूमन बींग्स में भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, प्लांट्स में भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, कॉकरोचेस में भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, हर एक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। राइस के 50,000 डिफरेंट प्रकार अपने पास अवेलेबल है और मैंगो के 1,000। ठीक है, अपने को पता है मैंगो का, अपन सुनते हैं जैसे अल्फोंसो मैंगो। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मैंगोज रहते हैं ना, अपने को पता है। दैट इज नथिंग बट जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। फिर आएगा स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब, स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कितनी अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट है, इसको कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, ये तो जेनेटिक लेवल पे हो गया। एक ही स्पीशीज के अंदर अलग अलग जीन्स, अभी अलग अलग स्पीशीज ही कैसे प्रेजेंट है, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। For example, the Western Ghats have a greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा एम्फीबियंस मिलेंगे एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अच्छा, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है इसका एक फॉर्मूला है, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इक्वल टू स्पीशीज रिचनेस इनटू स्पीशीज इवननेस।
स्पीशीज रिचनेस इनटू स्पीशीज इवननेस। ठीक है, स्पीशीज रिचनेस मतलब कितनी अलग अलग स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट है, एंड स्पीशीज इवननेस मतलब उन स्पीशीज में ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, इंडिविजुअल्स कितने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल अफ्रीका में एक आखिरी वन हॉर्न्ड राइनो बच गया था। ठीक है, वो पिछले साल मर गया, तो अभी वन हॉर्न्ड राइनो एक भी नहीं है, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो सपोज 2 साल पहले या 3 साल पहले तुमने अफ्रीका में कितनी स्पीशीज है इसको गिना रहता, तो उसमें तुमको वन हॉर्न राइनो को भी कंसीडर करना पड़ा रहता, बराबर है, उसको भी तो तुम गिनोगे, है ना। लेकिन उसका नंबर कितना है, तो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है, उससे फायदा क्या होने वाला है, एक दिन वो मर जाएगा, जैसे मर गया वो पिछले साल, और अभी वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो सिर्फ कितनी नंबर ऑफ अलग अलग स्पीशीज कितनी है, सिर्फ उससे अपन स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं निकाल सकते, इवननेस रहना भी जरूरी है ना, कि मतलब ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा हो गए और वन हॉर्न राइनो सिर्फ एक रह गया, तो तुम बोलोगे 2 स्पीशीज है, कोई लॉजिक नहीं है इस बात को, है ना। इवननेस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एज मच एज रिचनेस, इसलिए स्पीशीज डाइवर्सिटी का फॉर्मूला है स्पीशीज रिचनेस मल्टीप्लाइड बाय स्पीशीज इवननेस। ठीक है, एंड देन कम्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी समझने के लिए हम लोग एकदम बढ़िया कंट्री में है, हम लोगों को ये चीज बहुत इजीली समझ जाएगी। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में कैसा है, इंडिया में राजस्थान में रेगिस्तान है, ठीक है, असम में रेन फॉरेस्ट है, भुवनेश्वर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वहां पर ओशन है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होता है, महाराष्ट्र में, एमपी में डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो हर प्रकार का इकोलॉजिकल सिस्टम इंडिया में प्रेजेंट है ना। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई। एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर एग्जाम्पल विथ इट्स डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, अच्छा मैनग्रोव यानी दलदल टाइप के एरियाज रहते हैं। ठीक है, इसको मैंगो से कुछ कंफ्यूजन करने का अपने को नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलते हैं अपने को, नॉर्थ ईस्ट में ही मिलते हैं मैंग्रोव्स। शायद मैंने एक बार क्लास में डांसिंग डियर के बारे में भी बताया था कि वो मैंग्रोव्स में मिलते हैं, डांसिंग, क्योंकि वो डूब जाएंगे दलदल में, अगर एक जगह खड़े रहेंगे तो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, तो उसको डांसिंग डियर बोलते हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स इंडिया में कहाँ मिलते हैं, अंडमान निकोबार में। अपन ने एनिमल किंगडम में कोरल रीफ्स देखा हुआ है, अपने को पता है कोरल रीफ्स, सिलेंट्रेटा जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसमें कोरल जो रहते हैं, उस बहुत कोरल्स अगर प्रेजेंट रहे तो उसको हम बोलते हैं, उस एरिया को कोरल रीफ्स, अंडमान निकोबार में प्रेजेंट है। ठीक है, वेटलैंड्स, एस्ट्यूरीज मतलब जहां पर फ्रेश वाटर एंड सी वाटर मतलब सॉल्टी वाटर मिक्स होता है, उस एरिया के वाटर को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं और उस एरिया को एस्ट्यूरीज बोलते हैं। ठीक है, एंड अल्पाइन मीडोज यानी ये स्नोफॉल वाले एरियाज। तो कितनी अलग अलग चीजें अपने पास अवेलेबल है इंडिया में, है ना। तो हेंस इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज हो गई। उनमें कैसा है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं है, एक ही प्रकार की ज्योग्राफी रहती है, एक ही प्रकार का क्लाइमेट रहता है पूरे देश में। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कश्मीर में ठंडी पड़ रही है, चंद्रपुर में गर्मी हो रही है, ऐसा नहीं होता है। एक ही प्रकार का क्लाइमेट, एक ही प्रकार की ज्योग्राफी, डाइवर्सिटी उसमें नहीं होती है। ठीक है, इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू अक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, but we could lose all that wealth in less than 2 centuries if the present rates of species losses continue. Extinction का कैसा प्रॉब्लम चल रहा है तुमको पता ही है। Biodiversity and its conservation are now vital environmental issues of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. ठीक है, how many species are there on earth and how many in India? Since there are published records of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on earth. According to the IUCN मतलब International Union of Conservation, ठीक है, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million
है ना। लिविंग वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 मिलियन बोला हुआ है, मतलब 17 से 18 लाख। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। कितनी स्पीशीज अभी और बची होगी डिस्कवर करने की, ये हम आइडिया नहीं लगा सकते। एस्टिमेट्स मतलब तुक्का मारना, तुक्का लगाना। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस। एजुकेटेड गेसेस मतलब दो प्रकार के तुक्के होते हैं, है ना। एक प्रकार का तुक्का होता है कि ये क्वेश्चन मैंने कभी सुना भी नहीं है, ये वर्ड भी मैंने सुना नहीं है, कौन से चैप्टर का है पता नहीं, मार दो तुक्का, कुछ भी मार दो, टॉस करके तुक्का मार दो, पूरा ही तुक्का हो गया, है ना। और दूसरा एक रहता है थोड़ा एजुकेटेड गेस रहता है कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन शायद से सर्कुलेशन चैप्टर का है, और ऑप्शंस में से ये एक ही ऑप्शन लग रहा है जो सर्कुलेशन से रिलेटेड वर्ड लग रहा है, तो ये हो सकता है डी ऑप्शन, तो मैं डी ऑप्शन मार के देखता हूँ, ठीक है। ये भी तुक्का ही है, लेकिन ये कैसा एकदम ही पूरा टॉस किया हुआ वाला तुक्का नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के मारा हुआ तुक्का है। तो सोच समझ के मारे हुए तुक्के को बोलते हैं एजुकेटेड गेस, ठीक है। तो फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज इन्वेंटोरीज मतलब डेटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना कि अपने पास कितना डेटा अब तक जमा हुआ है, इसको बोलते हैं इन्वेंटोरी, ठीक है। अपने पास क्या क्या डेटा है इसको पूरा एक जगह अच्छे से जमा करके रखना, इसको बोलते हैं इन्वेंटोरी। तो स्पीशीज इन्वेंटोरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। टेम्परेट और ट्रॉपिकल मतलब क्या रहता है कि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, तो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के जो कंट्रीज है, उस तक का जो रीजन है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, और उसके आगे का फिर जो रीजन है उसको हम टेम्परेट रीजन बोलते हैं, ठीक है। और फिर एकदम अर्थ के एंड में चले गए तो वहां पर पोलर रीजन रहता है, आर्टिक एंड अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है, ऐसे बहुत सारे फाइला है, ऐसे बहुत सारी क्लासेस है जिसकी स्पीशीज की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, डेटा जो है वो ज्यादा अच्छे से अवेलेबल है टेम्परेट रीजन में एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल कंट्रीज में, ठीक है। इसको अपने को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, ध्यान में रखना। स्पीशीज कहां पर ज्यादा है, स्पीशीज टेम्परेट रीजन में ज्यादा नहीं है, स्पीशीज आर नॉट मोर इन टेम्परेट रीजन, आगे के पेज में आएगा, ठीक है। स्पीशीज तो ट्रॉपिकल में ही ज्यादा है, लेकिन स्पीशीज का जो इंफॉर्मेशन है अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा हुआ वो टेम्परेट में ज्यादा है, ठीक है। अगले पेज पे एनसीईआरटी बोलेगी कि स्पीशीज आर देयर आर मोर स्पीशीज इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो ऐसा नहीं सोचना कि अलग अलग पेज पे अलग अलग लिखा है एनसीईआरटी ने, बिल्कुल नहीं लिखा, एकदम लॉजिकल चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, ठीक है। ट्रॉपिकल कंट्रीज में स्पीशीज ज्यादा है और टेम्परेट रीजन में उन स्पीशीज की इन्वेंटोरी मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा है। एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस समझो, अगर पढ़ते पढ़ते तुमने ऐसा पूरा एक वर्ड ही स्किप कर दिया तो मीनिंग कुछ अलग ही निकलेगा, फिर मीनिंग निकलेगा कि स्पीशीज आर मोर इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, ऐसा मीनिंग निकलेगा। अगर तुमने एक वर्ड को मिस कर दिया तो एक भी वर्ड मिस नहीं करना, पढ़ते वक्त अच्छे से पढ़ना, एक एक वर्ड के कारण मीनिंग चेंज होता है सेंटेंसेस का, है ना, इतना अपने को दिमाग होना चाहिए, ठीक है। तो स्पीशीज इन्वेंटोरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, इसको अंडरलाइन करेंगे। कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंगली लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स, देखो इस लाइन से ये मीनिंग निकलता है कि स्पीशीज इन्वेंटोरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट, है ना, मतलब ट्रॉपिकल में बहुत सारी स्पीशीज की इंफॉर्मेशन अपने पास अभी भी है ही नहीं, ठीक है। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द स्पीशीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, मतलब वो अब तक डिस्कवर हुई नहीं है, ठीक है, दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। अब स्पीशीज वेट कर सकते हैं क्या डिस्कवर करने के लिए, कोई प्लांट की स्पीशीज होगी तो उसको वेटिंग मतलब क्या रहता है, ये समझता है क्या कि प्लांट बैठ के सोच रहा है कि कब ह्यूमंस आएंगे और मेरे को डिस्कवर करेंगे, बिल्कुल नहीं, लिखने का तरीका है, ये लैंग्वेज लिखने का तरीका है ना, वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। आर इन द ट्रॉपिक्स, क्योंकि ट्रॉपिक्स की इन्वेंटोरीज कम है, ट्रॉपिक्स की इन्वेंटोरी कम है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम है ट्रॉपिक्स में जो स्पीशीज अवेलेबल है उनकी। तो बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन
of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on earth. मतलब क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जैसे सपोज देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट. लेकिन ऐसे कई सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है जिनकी इन्वेंटरीज टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों में अच्छी खासी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऐसी जो स्पीशीज है जिनकी इंफॉर्मेशन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल दोनों में कंप्लीट हो चुकी है या दोनों में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसे फाइलम को, ऐसे क्लास को, ऐसे ऑर्डर को कंसीडर करके उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेट में कितनी स्पीशीज मिल रही है और ट्रॉपिकल में कितनी स्पीशीज मिल रही है, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालते हैं और उसी परसेंटेज को अप्लाई करते हैं दूसरे फाइला के ऊपर भी. ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट दिस रेशियो टू अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू कम अप विथ अ ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ. और इससे ये आइडिया निकालते हैं कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का कोई एक क्लास, इंसेक्टा का कोई एक ऑर्डर है सपोज, जिसका टेम्परेट और ट्रॉपिकल में दोनों की इंफॉर्मेशन अपने पास इक्वली अच्छे से अवेलेबल है. उसमें अपने को दिखा कि ट्रॉपिकल में उस टैक्सोनॉमिक ग्रुप के, उस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप के 20% ज्यादा स्पीशीज अवेलेबल है. ऐसा अगर अपने को दिखा तो इससे बायोलॉजिस्ट लोगों ने क्या किया, बाकी के जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है वो भी 20% ज्यादा होंगे ट्रॉपिकल रीजन में, ऐसा अनुमान लगा लिया, ऐसा कंसीडर कर लिया, ऐसा तुक्का मार लिया. उसको स्कूल भाषा में एक्स्ट्रापोलेट बोलते हैं. लेकिन ये सही तरीका है क्या? ऐसा जरूरी है क्या हर बार ऐसा सही 20% ही ज्यादा स्पीशीज रहेगी ट्रॉपिकल में? ऐसा जरूरी नहीं है. तो ये एक्स्ट्रापोलेट करने का तरीका गलत है. ठीक है, तो उससे उन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी होगी अर्थ पे, इसका एजुकेटेड गेस किया हुआ है इस तरीके से. लेकिन ये तरीका एकदम बहुत बढ़िया है क्या? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? हम ऐसा नहीं बोल सकते. ठीक है, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन. ठीक है, बट अ मोर कॉन्जर्वेटिव ने सोच समझ के, थोड़ा सा डर डर के किया हुआ, एंड साइंटिफिकली साउंड, साइंटिफिकली करेक्ट, ये कुछ ज्यादा ही तुक्का मार दिया, ऐसा भी नहीं, थोड़ा सोच समझ के अच्छे से ज्यादा एजुकेटेड गेस जो है वो रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट ने किया है. प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन. वो सोचता है कि 7 मिलियन स्पीशीज मतलब 70 लाख स्पीशीज अर्थ पे होनी चाहिए उसके कैलकुलेशन के हिसाब से. उसमें से डिस्कवर्ड कितनी है? मोर देन 1.5 मिलियन, स्लाइटली मोर, तो 1.7 to 1.8 ऐसा इंफॉर्मेशन लिविंग वर्ल्ड में दिया हुआ है. ठीक है, तो अर्थ पे कितनी स्पीशीज है ये अपने को यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग गया. अभी नेक्स्ट पार्ट है हाउ मेनी इन इंडिया. Let us look at some interesting aspects about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories. Inventories मतलब क्या है अभी समझ चुका है. More than 70% of all the species recorded are animals. All the species present नहीं बोला है अर्थ पे, all the species recorded बोला है ना. डिस्कवर जितनी स्पीशीज हुई है उसमें से more than 70% एनिमल्स है. While plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperms and angiosperms comprise no more than 22% of the total. ठीक है, अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप. एनिमल किंगडम को बताया था कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल. मतलब ये जो टोटल नंबर है एनिमल्स का, ठीक है, एनिमल्स की जितनी स्पीशीज अब तक डिस्कवर्ड है उनका 70% इंसेक्ट्स है. ठीक है, दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स. परसेंटेज मतलब क्या रहता है ये अगर समझता होगा तो ये लाइन समझ में आ जाएगी. सिंपल चीज है एकदम. अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स? द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. अब तुम बोलोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. मोर देन 70% स्पीशीज आर रिकॉर्डेड आर एनिमल्स बोला है, वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग ओनली 22% बोला है.
अब ये बोल रहे हैं द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। यहाँ पर अपन ने एनिमल्स बोला है, एनिमल्स। एनिमल्स में पोरीफेरा भी आएगा, सिलेंट्रेटा भी आएगा, टिनोफोरा भी आएगा, प्लेटिहेल्मिन्थ भी आएगा, एस्केलमिन्थेस आएगा, एनेलिडा आएगा, आर्थ्रोपोडा आएगा, मोलस्का आएगा, इकाइनोडर्मेटा आएगा, हेमिकॉर्डेटा आएगा, ठीक है। फिर कॉर्डेट्स की अगर बात करेंगे तो कॉर्डेट्स में वो आएंगे अपने एनेथा, फिर नेथोस्टोमेटा आएंगे। नेथोस्टोमेटा में ये अपने सुपर क्लास पाइसेस, सुपर क्लास टेट्रापोडा, कितने सारे एनिमल्स है, कितने सारे। उसमें से सिर्फ फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को और मैमल्स को, बर्ड्स को भी नहीं किया इसमें। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, सिर्फ इतने लोगों के कंपैरिजन में फंजाई की स्पीशीज ज्यादा है, ऐसा बोल रहा है वो। हर एक एनिमल के कंपैरिजन में फंजाई की स्पीशीज ज्यादा है, ऐसा नहीं बोल रहा है। कंफ्यूजन अपने को नहीं होना चाहिए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज इन फिगर, बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीशीज, नंबर ऑफ मेजर टैग्स, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है नीट में। इसको याद करना बहुत आसान है। अभी अपन ने बोला कि इंसेक्ट्स तो सबसे बड़े हीरो है, तो जो पाई चार्ट है उसमें सबसे बड़ा एरिया किसका पाई चार्ट? इनवर्टिब्रेट्स का। सबसे बड़ा एरिया आंख बंद करके चिपका देने का इंसेक्ट्स को, आंख बंद करके चिपका देने का इंसेक्ट्स को, ठीक है। फिर क्रूस्टेशियंस भी आते तो आर्थ्रोपोडा में ही है, जो सबसे बड़ा फाइलम है। पर अभी क्या, आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा ने इतना सारा जगह ऑक्यूपाई कर लिया। अब जो सेकंड लार्जेस्ट डब्बा है, सेकंड लार्जेस्ट जो पाए है रेड वाला, वो भी अगर क्रूस्टेशियंस का रहेगा तो सही नहीं है ना। फिर तो बहुत ही ज्यादा आर्थ्रोपोडा की बहुत ही ज्यादा दादागिरी हो जाएगी। इसलिए क्रूस्टेशियंस वाला किसको देने का? सबसे छोटा वाला जो है उसको दे देने का। वो क्रूस्टेशियंस सबसे बड़ा वाला इंसेक्टा, लेकिन कुछ भी कह लो, क्रूस्टेशियंस प्लस इंसेक्टा मिलाकर टोटल फाइलम आर्थ्रोपोडा हो रहा है ना। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा जगह ऑक्यूपाई तो कर ही रहा है पूरे पाई चार्ट की। फिर एनिमल किंगडम पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। आर्थ्रोपोडा में 9 लाख स्पीशीज है, तो मोलस्का में 70,000 है। कहाँ 70,000, कहाँ 9 लाख, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन कितना भी डिफरेंस रहे, है तो सेकंड रैंकर ना वो क्लास का, ठीक है। क्लास का मतलब एनिमल किंगडम में सेकंड रैंक सबसे ज्यादा फाइलम किसका है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किस फाइलम में, तो मोलस्का में। तो उसको थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है ना। इसलिए उसको ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये दे देने का मोलस्का को। और अदर एनिमल ग्रुप्स बहुत बड़ी बात हो जाती है ना यार, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इतने सारे लोगों को कंसिडर करके कम से कम सेकंड लार्जेस्ट वाला पाए तो देना पड़ेगा उसको। तो सेकंड लार्जेस्ट वाला पाए अदर एनिमल ग्रुप्स को दे देना, थर्ड लार्जेस्ट वाला पाए मोलस्का को दे देना, क्योंकि मोलस्का की कुछ तो इज्जत है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो, कुछ भी हो गया तो भी। और क्रूस्टेशियंस को सबसे छोटा वाला दे देना, ठीक है। यह है इनवर्टिब्रेट्स का, इसको याद करना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। ट्रिक समझ में आ रही है आई गेस। फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स पे, एकदम चिल्लर है, चिल्लर बहुत ही चीजी है। अपन जब वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन या एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो अपन किस सीक्वेंस में पढ़ते हैं? पहले अपन पढ़ते हैं फिशेस, फिर अपन पढ़ते हैं एम्फीबियंस, फिर पढ़ते हैं रेप्टाइल्स, फिर पढ़ते हैं एव्स, फिर पढ़ते हैं मैमल्स, ठीक है। तो क्या करने का, पाई चार्ट को सीधा हाफ कर देने का, पहला वाला हाफ पूरा फिशेस को चिपका देने का, ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज जाने का है, इतना बस अपने को याद रखना। फिशेस के बाद हम एम्फीबियंस पढ़ते हैं, फिर रेप्टाइल्स पढ़ते हैं, फिर एव्स पढ़ते हैं, फिर मैमल्स पढ़ते हैं, खत्म। उसी सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज चले जाना है, खत्म, नॉट अ बिग डील। वर्टिब्रेट्स का याद रखना तो बहुत ईजी है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट, कि वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी है, इतनी, एम्फीबियंस की कितनी है, रेप्टाइल्स की कितनी है, बर्ड्स की कितनी है, मैमल्स की कितनी है, ठीक है। एंड देन हम आते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स को क्या करने का, प्लांट्स में ऐसा एक्स बना लेने का, ठीक है, और उस एक्स को डाइसेक्ट कर देने का, डाइसेक्ट। देखो इस एक्स को ऐसा डाइसेक्ट किया हुआ है कि नहीं, देखो ऐसा डाइसेक्ट किया है ना, ऐसा डाइसेक्ट कर लेने का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फंजाई तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर अपन ने पढ़ा ही है कि फंजाई की क्या इज्जत है। आ गया, हाँ, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ दिस। तो फंजाई का नंबर बेसिकली अच्छा खासा है, तो एक हाफ दे देने का फंजाई को, ठीक है। एक हाफ दे देने का एंजियोस्पर्म्स को, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स का सक्सेस प्लांट्स में सबसे ज्यादा है, बिकॉज ऑफ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, फिर नॉट रिक्वायरिंग वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन,
हवा के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत सारी उनमें सुपर पावर्स है ना। फ्रूट बनाकर उन्होंने अपने सीड का डिस्पर्सल भी बढ़ा लिया है। तो एंजियोस्पर्म्स की पावर अच्छी खासी है, तो एंजियोस्पर्म्स को भी इज्जत देनी पड़ेगी। तो एक हाफ फंजाई को देना, एक हाफ एंजियोस्पर्म्स को देना, ठीक है। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, इस बार क्लॉकवाइज जाने का है। फंजाई के बाद ब्रायोफाइट्स, ठीक है, अलगी के ऊपर आते हैं। पहले ब्रायोफाइट्स, फिर फर्न्स मतलब ट्रेडोफाइट्स एंड अलीज मतलब दोस्त। तो फर्न्स के दोस्त है जिम्नोस्पर्म्स। तो ये हो गया ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ये हो गया ब्रायोफाइट, ये हो गया ट्रेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये ऐसा अपन जिस सीक्वेंस में प्लांट किंगडम चैप्टर में अपन पढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में अपने को याद रह जाएगा। ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये जैसा सीक्वेंस था एनिमल किंगडम का, वैसे ये सीक्वेंस है प्लांट किंगडम का, ठीक है। रही बात अलगी की, अलगी को अपन ने ब्रायोफाइटा के पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपने को ये बताना है सबको कि फंजाई प्लस अलगी इज इक्वल टू लाइकेंस, इसलिए अलगी और लाइकेंस को इधर लिख देना है अपने को। फंजाई प्लस अलगी इज इक्वल टू लाइकेंस, दिस यू ऑलरेडी नो। लाइकेंस में म्यूचुअलिज्म होता है, अलगी और फंगस मिलके लाइकेंस बनते हैं, है ना। तो ये भी अपने को याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पाई चार्ट्स अपने को याद रहने चाहिए, इसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये ध्यान में रखना है अपने को कि प्रोकैरियोट्स का किंगडम मोनेरा का कहीं पर भी इसमें मेंशन नहीं है। बायोलॉजिस्ट्स आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species, and many species are simply not culturable under laboratory conditions. ये आई गेस समझ में आ गई होगी। प्रोकैरियोटिक स्पीशीज कितने इसका बायोलॉजिस्ट को आइडिया नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। ऐसा वो क्यों बोल रहा है, उसका रीजन उसने ये दिया, द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल अपने जो टैक्सोनॉमी के जो मेथड्स है, they are not suitable for identifying microbial species, ठीक है। क्योंकि अपन कैसे करते हैं टैक्सोनॉमिक मेथड्स में, ये स्पीशीज अलग है, ये स्पीशीज अलग है, ये डिवीजन हम कैसे करते हैं, तो ये डिवीजन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि अगर दो अलग स्पीशीज मतलब दो अलग पॉपुलेशन है उनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, अगर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं टू डिफरेंट स्पीशीज, है ना। स्पीशीज ए टर्म अर्नस्ट मेयर ने कॉइन नहीं किया हुआ है, स्पीशीज ए टर्म जॉन रे, जॉन RAY रे, जॉन रे ने कॉइन किया है ये वर्ड, ये टर्म। लेकिन स्पीशीज का जो डेफिनेशन है ये रिप्रोडक्शन वाला जो मैंने अभी बताया, ठीक है, वो डेफिनेशन अर्नस्ट मेयर ने दिया हुआ है, ठीक है। तो बायोलॉजी इनका बैक्टीरिया का प्रॉब्लम क्या है कि बैक्टीरिया, जैसे माइक्रोब्स में सिर्फ बैक्टीरिया नहीं आते, बाकी भी आते हैं, लेकिन मेनली बैक्टीरिया का इशू ऐसा है कि वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कारण अपना जो डेफिनेशन है स्पीशीज का वही भसक जाता है ना, कि एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते होंगे तो वो दो अलग स्पीशीज है, ऐसा जो अपना डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन ही इन द फर्स्ट प्लेस भसक जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी बोल रही है कि कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लैबोरेटरी कंडीशंस। स्पीशीज का स्टडी करने के लिए उनको पेट्री प्लेट में ग्रो करना पड़ेगा अगार अगार मीडियम में, है ना, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है कई सारी स्पीशीज को ग्रो कर पाना। तो ये सब प्रॉब्लम्स होने के कारण बायोलॉजिस्ट्स आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। इसके ऊपर असर्शन रीजनिंग बन सकता है। एमसी एग्जाम भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन नीट में आता है हर साल, ठीक है। तो इसको अपने को याद रखने का है, रीजन इसका, ये इस चीज का रीजन वाई, ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे सब लोग और AR लिख लेंगे वहां पर, AR असर्शन रीजनिंग। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनिएटिंग, डिलिनिएट करना मतलब एक बॉर्डर तैयार करना कि इधर अलग स्पीशीज है, इधर अलग स्पीशीज है ना, डिलिमिट कर दिया अपन ने, ठीक है, एक लाइन बना ली दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं डिलिनिएटिंग। स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। मतलब वो क्या बोल रहा है कि बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर मतलब DNA के स्टडी से अगर अपन ने बैक्टीरिया को स्पीशीज में अलग अलग स्पीशीज में डिवाइड करना चालू किया
तो उसमें क्या प्रॉब्लम होने लग गया कि देयर नंबर अलोन माइट रन इनटू मिलियंस, मतलब 1.7 टू 1.8 मिलियन ये जो स्पीशीज है, ये जो है ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सबको पकड़ के है। लेकिन वो बोल रहा है कि मोनेरा अकेला किंगडम, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया वाला किंगडम, माइट रन इनटू मिलियंस। तो उसको यहाँ पर इसीलिए कहीं पर भी बैक्टीरिया को कंसीडर नहीं किया हुआ है। बैक्टीरिया की टोटल कितनी स्पीशीज हो सकती है अर्थ पे, ये कैलकुलेट करना हमारे बस के बाहर की चीज है। ठीक है, तो ये मुद्दा अपना रह गया था ना, हाउ मेनी इन इंडिया। तो अभी वो वाला मुद्दा आ रहा है, हाउ मेनी इन इंडिया। Although India has only 2.4% of the world's land area, its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. अंडरलाइन करो इसको। और it is really something to be proud of as an Indian, है ना। वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% एरिया इंडिया के पास है, पर स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड की उसमें से 8.1% अपने पास है, 3 times ऑफ व्हाट द एरिया दैट वी हैव, है ना। अपने पास डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। That is what makes our country one of the 12 mega diversity countries of the world. मेगा डाइवर्सिटी मतलब जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो टोटल 12 कंट्रीज है ऐसी, उसमें से इंडिया एक है। Nearly 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India. How many living species are actually there waiting to be discovered and named in गढ़चिरौली, है ना। फिर अमरावती के पास जो जंगल है, क्या नाम है अमरावती डिस्ट्रिक्ट के पास वाले जंगल का, चिखलदारा। ठीक है, तो चिखलदारा में बहुत सारी स्पीशीज नई नई डिस्कवर होते रहती है। हाउ मेनी और कितनी स्पीशीज डिस्कवर होनी बाकी है इंडिया की, वी डू नॉट नो। इफ वी एक्सेप्ट रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट्स, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। ठीक है, रॉबर्ट मे ने क्या अंदाज दिया था कि 70 लाख स्पीशीज होनी चाहिए, और डिस्कवर्ड कितनी है 17 से 18 लाख, दैट इज 22%। Applying this proportion to India's diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. ये एक्स्ट्रापोलेशन हो गया, ना। वर्ल्ड में रॉबर्ट में बोल रहा है कि 70 मिलियन स्पीशीज होनी चाहिए, सॉरी 7 मिलियन है, 70 लाख। डिस्कवर्ड कितनी है 1.7 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख, दैट इज ओनली 22%। तो जो ये वर्ल्ड का डेटा है इसी को इंडिया पे भी अप्लाई कर दो, मतलब एक्स्ट्रापोलेट कर दो कि इंडिया में इतनी स्पीशीज डिस्कवर्ड हो गई है, लेकिन ये दिस मस्ट बी 22%। तो ये कौन से नंबर का 22% है, तो ये इस नंबर का 22% है। वैसे नहीं है इस नंबर का 22%, इतना मैथमेटिक्स मेरे को भी आता है। ठीक है, क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन कैसे का ये इतना नंबर निकाला, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा ऑफकोर्स। ठीक है, इसका तो 50% ही तो 50,000 हो जाएगा 1 लाख का। ठीक है, तो 22% के लिए इस नंबर को ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। ये नंबर कैसे निकाला एनसीईआरटी ने मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने बताया है कि एनसीईआरटी अपना बाइबल है। एनसीईआरटी ने जो बोला उसको अपने को आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करने का है। ठीक है, तो उसके कारण इसके साथ अपन मुजोरी नहीं करेंगे। 1 लाख प्लांट स्पीशीज, वैसे 22% होता है क्या सही में? 17 लाख 70 लाख का 22% होगा क्या? 70 लाख का 10% होगा 7 लाख, 20% होगा 14 लाख। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंटरी ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री? कभी कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा नंबर भी है, ऊपर से रिसर्च अपन करते नहीं है। कौन आज के डेट में बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, पीएचडी बॉटनी, पीएचडी जूलॉजी करके रिसर्च वगैरह करके ये सब करने की कोशिश करता है? नोबडी डज दैट, है ना, नहीं होने वाला ये सब। कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। ट्रेंड मैन पावर है कहाँ इंडिया के पास स्पेशली इस जॉब के लिए? है ही नहीं, कोई करता ही नहीं आजकल बॉटनी जूलॉजी में पढ़ाई लिखाई। बेसिक साइंटिस्ट कोई बनना ही नहीं चाहता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है टू बी फ्रैंक। द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस। लो, गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई बुक है, गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई बुक ही ये बोल रही है, तो मेरे को तो तुम कुछ बोल ही नहीं सकते कि क्या सर अपने देश का मजाक उड़ाते हो। देख लो, द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस स्पीशीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। कंडीशन एकदम खराब है। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटेलॉग। कैटेलॉग समझते हैं ना, लाइब्रेरी में एक कैटेलॉग रहता है जिसमें कौन सी किताब कौन से
रो में कौन से कबर्ड में रखी हुई है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट कैटलॉगिंग, है ना। तो कैटलॉग करने के पहले ही द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स वी स्टॉक दे आर बर्निंग, ऐसा एनालॉजी एनसीईआरटी ने दी है। ठीक है, तो बढ़ते आगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स, आई होप कि तुमको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड समझता है। अर्थ जो है, अर्थ उसको जो अपन ने ऐसे ऐसे डिवाइड किया हुआ है वो लैटिट्यूड है, और ऐसे ऐसी जो लाइनें रहती है वर्टिकल लाइनें वो लॉन्जिट्यूड है। ठीक है, तो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी, the most well known being the latitudinal gradient in diversity। latitudinal gradient in diversity मतलब लैटिट्यूड के हिसाब से, मतलब पोल से लेकर इक्वेटर की तरफ लाइन अगर ऐसी खींची है मतलब डिवीजन ऐसा हुआ है ना, और लाइन अगर ऐसी खींची है मतलब डिवीजन ऐसा ऐसा हुआ है, बराबर है। तो लैटिट्यूड अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो डिवीजन अपना ऊपर नीचे ऐसा हुआ है ना, पोल से लेकर इक्वेटर तक ऐसा हुआ है। सिंपल ज्योमेट्री है, एकदम कॉमन सेंस है एकदम। ठीक है, तो मोस्ट वेल नोन इज द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। तुम आर्कटिक को और अंटार्कटिक को इमेजिन करो ना, वहां पर कितनी स्पीशीज मिलती है। पोलार बेयर मिलता है, वो रेनडियर मिलता है जिससे सेंटा क्लॉज आता है ना। प्लांट्स की स्पीशीज तो बहुत ही कम है वहां पर, बड़े बड़े ट्रीज तो मिलते भी नहीं है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज पोल्स में बहुत ही कम है, और वही तुम अगर इक्वेटर के पास आओगे, नीचे नीचे जैसे जैसे आते जाओगे वैसे वैसे अपना डाइवर्सिटी बढ़ते जाती है। ठीक है, तो इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। ट्रॉपिक्स जिसका लैटिट्यूडिनल रेंज है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये क्या है, मैंने अभी जो बताया था ना, ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो कंट्रीज है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज है। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जितना भी एरिया आता है अर्थ का, दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन। हार्बर यानी रहती है वहां पर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलार एरियाज। टेम्परेट मतलब कैप्रिकॉर्न और कैंसर के आगे पोल की तरफ जैसे अपन जाएंगे तो टेम्परेट रीजन चालू हो जाएगा। कोलंबिया located near the equator has nearly 1400 species of birds while New York at 41 degree north 41 डिग्री नॉर्थ यानी इसके ऊपर निकल गया कि नहीं, इसके ऊपर निकल गया मतलब वो भी ट्रॉपिकल है क्या, नहीं है ट्रॉपिकल। वहां पर सिर्फ 105 स्पीशीज है, कहाँ 1400 कहाँ पर 105, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। एंड ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ, और आगे निकल गया, न्यूयॉर्क के भी आगे निकल गया, हैज ओनली 56 स्पीशीज। देखो डिफरेंस के साथ, देखो कैसे कम होते जा रहा है। ठीक है, इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ठीक है, अपना मोस्ट ऑफ द एरिया कहां पर है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में। हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। कोलंबिया में 1400 है, अपने में 1200 है, 200 स्पीशीज से हार गए अपन, लेकिन ठीक है, नंबर अच्छा खासा है अपना भी, इज्जत तो है अपने कंट्री की डाइवर्सिटी के मामले में। अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन इन इक्वेडोर हैज अप टू 10 times एज मेनी स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स यानी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। मतलब ये वही एक और एग्जाम्पल दिया उसने कि ट्रॉपिकल रीजन्स में स्पीशीज ज्यादा रहती है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया है उसने, तो कोलंबिया में 1400 स्पीशीज है, लेकिन न्यूयॉर्क में सिर्फ 105 है, और ग्रीनलैंड में तो सिर्फ 56 है, क्योंकि ट्रॉपिक से वो दूर 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 होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पोल्स की तरफ मूव होते जाएंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, है ना। एक और एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि इक्वेडोर जो है, इक्वेडोर वो ट्रॉपिकल एरिया का जंगल है, तो इक्वेडोर का तुम कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, 100 किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर, 200 स्क्वायर किलोमीटर, और उतना ही एरिया अमेरिका की किसी
जंगल का ले लो, क्योंकि अमेरिका इज इन टेम्परेट रीजन, तो तुमको दिखेगा कि इक्वेडोर में 10 टाइम्स ज्यादा स्पीशीज है उतने ही रीजन में, बिकॉज उसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज ज्यादा है, टेम्परेट में उससे कम है, और टेम्परेट के भी ऊपर मतलब पोलर रीजन में अपन पहुंच गए तो फिर स्पीशीज का नंबर लीस्ट है। तो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन्स द नंबर ऑफ स्पीशीज गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, द लार्जली ट्रॉपिकल यानी स्पीशीज ज्यादा, ट्रॉपिकल यानी स्पीशीज ज्यादा। अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, इसको ध्यान रखना, बच्चे समझते हैं कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट अफ्रीका में है, बिल्कुल भी नहीं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है। हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and of more than 125,000 invertebrates. Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. सोचो 2 मिलियन यानी कितना होता है, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 2 मिलियन यानी 20 लाख। लो, पहले ही वो सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, उसमें भी इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है, और वो बोल रहा है कि अमेजोन में अकेले में अभी भी शायद 20 लाख और इंसेक्ट्स की स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी होगी। लेकिन अपने को पता है अभी कुछ महीना पहले अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आग लग गई थी, तो उसमें कितनी सारी स्पीशीज डिस्ट्रॉय भी हो गई होगी, जो अपने को कभी देखने को नहीं मिलेगी अभी, फिर कभी फ्यूचर में, इमेजिन करो, है ना। तो अब ये नंबर्स का क्या करना, तो आई विल सजेस्ट कि नंबर्स याद अगर होते होंगे तो कर लो, नहीं होते होंगे तो मत करो। मेरे को खुद को याद नहीं है ना, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, इतने सालों से हर बैच में मैं इकोलॉजी का रीडिंग करता हूँ, ये मैंने कम से कम 20 बार पढ़ा होगा ये पैराग्राफ, 20 बार, लेकिन मेरे को भी ये नंबर याद नहीं हुआ है, तो मैं तुम लोगों को कैसे बोल सकता हूँ याद करने के लिए, मेरे को हक नहीं है तुमको बोलने का। होता होगा तो कर लो, नहीं होता होगा तो कोई ट्रिक समझ में आती होगी तो बता दो, मेरे को तो कोई ट्रिक भी आज तक इसके लिए दिमाग में नहीं आई, ठीक है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू फॉर दिस, पर कंसेप्ट आई गेस तुमको समझ में आ गई है। दूसरी बात है, नंबर्स मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अति हो जाएगा, अति मतलब ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछना, अगर नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अमेजोन में कितनी फिशेस है बताओ, तो वो तो मतलब पीरियोडिक टेबल रट्टा मारे समान चीज हो गई, ठीक है, वो भी 10th स्टैंडर्ड में। तो ऐसी हरकत कोई करता नहीं यार, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऐसा बोर्ड में जैसे क्वेश्चन नहीं आ सकता, वैसे वाली वो बात हो गई, कौन ऐसे याद रखेगा पागल टाइप, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा मत याद करो, टेंशन नहीं है, याद हो जाता होगा तो वेरी गुड, ठीक है। तो अपने को अभी क्या समझ में आया, अपने को समझ में आया कि ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज ज्यादा है, टेम्परेट रीजन में स्पीशीज कम है। ये चीज मैंने पहले ही तुमको बोल दिया था कि अगले पेज पे अलग आने वाला है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पर उसने ये बोला है क्या कि टेम्परेट में ज्यादा है, बिल्कुल नहीं बोला है, उसने बोला है कि टेम्परेट में इन्वेंटोरीज जो है, इन्वेंटोरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट, ये बोला है। अमेरिका आता है ना टेम्परेट में, तो अमेरिका डेवलप कंट्री है, वहां पर रिसर्च करते हैं लोग, ठीक है, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, साइंटिस्ट वगैरह भी बनते हैं वहां पर लोग, दूसरे देश से अच्छे अच्छे लोग वहां पर जाकर माइग्रेट होते हैं, तो वहां पर रिसर्च ज्यादा हुआ है। और ये टेम्परेट रीजन अपना जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें इंडिया आता है, इंडिया में कहाँ रिसर्च होने वाला है, तो इन्वेंटोरीज कम है इंडिया में एज कम्पेयर टू अमेरिका। इन्वेंटोरीज की बात चल रही थी इस पेज के ऊपर, ठीक है, इस पेज के ऊपर इन्वेंटोरीज की बात चल रही है। यहाँ पर ये बोला है क्या, कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एकदम सही चीज लिखा है एनसीईआरटी ने। नंबर ऑफ स्पीशीज ट्रॉपिकल में ज्यादा है, इन्वेंटोरीज टेम्परेट में ज्यादा कंप्लीट है, सिंपल एकदम, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? ऐसा क्या है ट्रॉपिक्स में, है ना, जो टेम्परेट में नहीं है, ठीक है। तो इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस, सम इंपॉर्टेंट वंस आर, पहला रीजन, स्पीशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जितना ज्यादा टाइम बीतेगा उतनी ज्यादा स्पीशीज तैयार हो पाएगी, है ना। स्पीशीज के लिए बनने के लिए, नई स्पीशीज बनने के लिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मजाक नहीं है स्पीशीज बनना, ठीक है। अनलाइक टेम्परेट रीजन्स, मतलब टेम्परेट रीजन्स के अपोजिट, विच आर सब्जेक्टेड, टेम्परेट रीजन्स आर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट,
ग्लेशियर वगैरह समझता होगा तुमको, ग्लेशियर्स आने के कारण, आइस की मूवमेंट के, स्नो की मूवमेंट के कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है, वैसा बहुत सारा डिस्ट्रक्शन टेम्परेट रीजन में हो चुका है पास्ट में। ट्रॉपिकल में वैसा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो ट्रॉपिकल को एक लंबा समय मिला है शांति का, कि आराम से स्पीशीज को डाइवर्सिफाई किया जा सके। ठीक है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दस हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा खासा टाइम मिला है उसको। ठीक है, दूसरा रीजन, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environments promote niche specialization and lead to a greater species diversity. niche यानी समझता है ना तुमको, कोई भी स्पीशीज जो एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, कोई भी स्पीशीज जो एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, फिर वो ऑक्यूपाई ज्योग्राफी के हिसाब से रहे या ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से रहे, उसको अपन बोलते हैं नीशे। उसकी जो पोजीशन है इकोलॉजी में, किसी स्पीशीज की पोजीशन को बोला जाता है नीशे, कि ट्रॉफिक लेवल पे ये कंज्यूमर के लेवल पे है, ट्रॉफिक लेवल के भाषा में ये कंज्यूमर के लेवल पे है। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से ये इक्वेटर पे मिलता है, तो उसका ज्योग्राफी भी बताया अपन ने, ट्रॉफिक लेवल भी बताया। ठीक है, तो वो जो उसकी पोजीशन हो गई पूरी इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड एज इट्स नीशे। ठीक है, तो नीशे का स्पेशलाइजेशन करने के लिए उसको अच्छा खासा समय मिला है। ठीक है, और तीसरा हाइपोथेसिस, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। पता ही है अपने को, गर्मी ही गर्मी, पर सोलर एनर्जी, अपने कितनी भी गर्मी हो अपने को सोलर एनर्जी से, लेकिन उसके कारण क्या होता है, कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी मतलब कितना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्लांट्स, उसको बोलते हैं हायर प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने के कारण दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। इनडायरेक्टली बोला है, डायरेक्टली नहीं बोला है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो तीनों पॉइंट्स है ABC, ये तीनों पॉइंट्स अल्टीमेटली क्या है, ये तीनों पॉइंट्स अल्टीमेटली तो हाइपोथेसिस ही है। दीज आर नॉट रियल थिंग्स, मतलब थेरी नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते आगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की तरफ। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, साउथ अमेरिका के जंगलों में घूमते हुए, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इक्वल टू स्पीशीज रिचनेस इनटू स्पीशीज इवननेस। कितनी स्पीशीज है उसको बोलते हैं स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, और उन स्पीशीज में कितने ऑर्गेनिजम्स है उसको बोलते हैं स्पीशीज इवननेस। ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ठीक है, मतलब अपना ताड़ोबा का ही एग्जाम्पल ले लो, ताड़ोबा में अपन एंटर करना चालू किए तो वहां पर झोपड़ियां वगैरह रहती है, थोड़े लोग वगैरह रहते हैं, पेड़ पौधे कम रहते हैं। ठीक है, फिर अपन किसी गेट से अपन अंदर गए ताड़ोबा में, तो वहां पर एकदम उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी। फिर अपन और अंदर अंदर जाएंगे तो डेंसिटी पेड़ों की बढ़ते जाएगी, स्पीशीज पेड़ों की बढ़ते जाएगी, है ना। ठीक है, अपने को नए नए प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स दिखने लगेंगे, और फिर अपन ताड़ोबा के अंदर 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 जाते जाएंगे, तो एक लिमिट के बाद क्या होगा, और अंदर जाने के बाद फिर उस तरफ जो गेट है ताड़ोबा का वो आने लगेगा, तो फिर से पेड़ जो है वो लेस डेंस होने लगेंगे, रेयर होने लगेंगे, है ना। डेंसिटी पेड़ों की कम होने लगेंगी, स्पीशीज का नंबर, स्पीशीज का रिचनेस कम होने लगेगा। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या बोल रहा है, दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ठीक है, उसके बाद और कितना भी चले जाओ जंगल के अंदर, स्पीशीज रिचनेस ऐसा इनफाइनाइट थोड़ी बढ़ते जाने वाला है कि तुम अंदर जाते जा रहे हो और स्पीशीज रिचनेस बढ़ते जाएगा, एक लिमिट के बाद रुकेगा ही ना। ठीक है, तो इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा, जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, turns out to be a rectangular hyperbola. On a logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation log s is equal to log c plus z log a, where s is species richness, a is area covered, area discovered, area explored, ठीक है, z is slope of the line, that is regression coefficient. स्लोप कैसे निकालते हैं,
वाई एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट रखने का और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करने का। ये जो अपना ग्राफ है यहाँ तक, ठीक है। जैसे ही वो ग्राफ को टच हो गई लाइन, तो फिर नीचे एक लाइन खींचने का वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ठीक है। तो यहाँ पर वो किसी पॉइंट को टच हो जाएगी, तो इसको, इस पॉइंट को जहाँ से तुमने ड्रॉ करना चालू किया था, उस पॉइंट वाले नंबर को इस पॉइंट वाले नंबर से डिवाइड करने का। तो जो आंसर आता है वो रहता है स्लोप, ठीक है। तो इसका ये स्लोप ऐसा, ये लाइन अगर ऐसी रहती ऐसी, तो स्लोप उसका ज़्यादा स्टीप रहता। ये लाइन अगर ऐसी रहती तो स्लोप उसका कम स्टीप रहता। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो z क्या है, z स्लोप ऑफ द लाइन, एंड c इज द y इंटरसेप्ट। Ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2. It lies in the range of 0.1 to 0.2. स्लोप की जो लाइन है, स्लोप का जो रेंज है, वो लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन, है ना। मतलब तुम कौन से टैक्सोनॉमिक ग्रुप का स्टडी कर रहे हो या कहाँ पे स्टडी कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वेदर इट इज द प्लांट्स इन ब्रिटेन or birds in California or mollusca in New York State, the slopes of the regression lines are amazingly similar, ठीक है। But if you analyze the species area relationships among very large areas like the entire continents, you will find that the slope of the line to be much steeper यानी ये जो इसका जो स्लोप है ऐसा, इतना ऐसा है ना। तो ये लाइन को सपोज इमेजिन करो, ये लाइन सपोज ऐसी खींची है, ऐसी ऐसी इधर ऐसी, है ना। तो उसका स्लोप ज्यादा रहेगा ना, ठीक है, स्टीप रहेगा वो, स्टीप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लाइन स्टीप होने का मतलब क्या है कि तुम इतना ही एरिया कवर कर लो, लेकिन वाई एक्सिस पे तुम इस लेवल पे पहुंच गए, ये मीनिंग रहेगा ना सीधा। मतलब एक्स एक्सिस पे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस पे तुम ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। ऐसा जब होगा तब जो स्लोप रहेगा वो कैसा रहेगा, स्टीप रहेगा। तो वो क्या बोल रहा है कि जब तुम पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का अगर स्टडी कर रहे होंगे तो फिर उसका स्लोप रहेगा स्टीपर। z वैल्यूज विल लाई इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2। इससे कितनी वैल्यू बढ़ गई देखो, ठीक है, 0.6 to 1.2। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगिवोरस दैट इज फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। What do steeper slopes mean in this context? इसका मतलब है कि एरिया कम भी कवर किया तुमने तो भी स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ तुमको दिखेगा, है ना। एक्स एक्सिस पे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस पे तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे अगर स्लोप स्टीप रहा तो, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या है कि ये सीधा सीधा अपने को रट्टा ही मारना है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछेगा, इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह भी नहीं आने वाले। ये इक्वेशन अपने को सीधा सीधा रट्टा मारना है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो याद रखना है, ठीक है। कहाँ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये बस अपने को याद रखना है, ठीक है। और ये वैल्यूज याद रखनी है कि नॉर्मली 0.1 to 0.2 होता है, लेकिन अगर कॉन्टिनेंट्स के लेवल की बात करो तो वो वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टीपर हो जाता है स्लोप, ठीक है। ये जो टॉपिक है लेकिन ये अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान से एकदम सुनेंगे, अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? क्या लगता है कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है किसी कम्युनिटी में। कम्युनिटी यानी क्या, स्टार्टिंग में बताया ना चैप्टर के कि एक पॉपुलेशन मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स एक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, दैट इज वन पॉपुलेशन ऑफ, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। ऐसे अलग अलग स्पीशीज के पॉपुलेशन एक जगह पे जब रहते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो कितनी स्पीशीज है कम्युनिटी में सही में मैटर करता है क्या? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट्स हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर. For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species.
है ना. व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. वो ज्यादा स्टेबल है, जिसमें ज्यादा स्पीशीज है वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल रहता है. ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वेशन कई सालों से इकोलॉजिस्ट लोगों ने करके रखा है. लेकिन स्टेबिलिटी मतलब क्या बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज मेंट बाय स्टेबिलिटी. ठीक है, अ स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी के पहले ये देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कि स्टेबल कम्युनिटी मतलब क्या. अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. ठीक है, पहली चीज, बिल्कुल आंख बंद कर लो और ध्यान से सिर्फ मेरा आवाज सुनो. आगे क्या लिखा है वो पढ़ो मत, वीडियो में अच्छे से सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है, वेट अ सेकंड. हाँ, सुनेंगे अभी. अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. ऐसा मैंने बोला, ऐसा अपन ने भी लाइन पढ़ी. इस लाइन का मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी जो है मतलब कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है एक साल में इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी. उस प्रोडक्टिविटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखना चाहिए. प्रोडक्टिविटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखना चाहिए का मतलब क्या है कि इस साल सपोज 10,000 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, 10,000 किलोग्राम्स ऑफ ग्लूकोज तैयार हुआ ताड़ोबा के फॉरेस्ट में. 10,000 किलोग्राम्स कुछ भी नहीं है, ऐसा ही रैंडम नंबर मैंने लिया है. अब उस नंबर के बारे में सोचते मत बैठो. ठीक है, 10,000 किलोग्राम्स ऑफ ग्लूकोज तैयार हुआ सपोज ताड़ोबा के जंगल में इस साल. अगले साल सपोज 5,000 किलोग्राम्स ऑफ ग्लूकोज तैयार हुआ. उसके अगले साल सपोज 17,000 किलोग्राम्स ऑफ ग्लूकोज तैयार हुआ. उसके अगले साल सपोज 12,000 किलोग्राम्स ऑफ शुगर ग्लूकोज तैयार हुआ. तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हर साल बहुत ज्यादा चेंज हो रही है. मतलब प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर वेरिएशंस आ रहे हैं. तो ऐसी कम्युनिटी स्टेबल नहीं रह पाएगी. ठीक है, ईयर टू ईयर वेरिएशन प्रोडक्टिविटी में कम रहना चाहिए, ये पहली चीज. ठीक है, फिर से एक बार पढ़ता हूं. स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन. थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही, लेकिन टू मच वेरिएशन नहीं दिखना चाहिए. किसमें? इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. ठीक है, इट मतलब कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट. रेजिस्टेंट मतलब किसी प्रॉब्लम को रेजिस्ट ही कर दिया अगर तो उसको रेजिस्टेंट बोलेंगे. लेकिन किसी प्रॉब्लम से मतलब किसी चीज के कारण प्रॉब्लम हो गया किसी को, लेकिन फिर भी वो जल्दी से रिकवर हो गया तो रिकवर करने की एबिलिटी को रेजिलियंट बोलते हैं. तो एक तो प्रॉब्लम ही नहीं होने देना, या फिर प्रॉब्लम हो भी गया तो तुरंत रिकवर हो जाने की क्षमता रहनी चाहिए. इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस बोथ नेचुरल और मैन मेड. ठीक है, वो कम्युनिटी. एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज. एलियन स्पीशीज मतलब जैसे वो पिस्टिया इकोर्निया है ना, वो इंडिया की स्पीशीज नहीं थी, वो बाहर से आई और फिर इंडिया के नदियों को और तालाबों को बर्बाद कर दिया उसने. फिर अपना कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम, वो भी बाहर से आया और फिर यहाँ पर अभी पूरा फैल गया. जैसा ही रेनी सीजन आता है वैसे ही तुरंत वो उसके पौधे हर जगह ग्रो हो जाते हैं, है ना. वो इंग्लिश लोगों ने लाया हुआ है. पुराने जमाने में 300 साल पहले इंडिया में वो पार्थेनियम नहीं दिखता होगा. ठीक है, तो एलियन स्पीशीज है और उसने नॉर्मल अपने यहाँ के जो ओरिजिनल स्पीशीज है उनको डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया. ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स, इन्वेजन्स यानी अटैक करना, बाय एलियन स्पीशीज रहना चाहिए. कौन रहना चाहिए ऐसा? स्टेबल कम्युनिटी. पहली चीज नॉट शो टू मच वेरिएशन. दूसरी चीज रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू डिस्टर्बेंसेस. तीसरी चीज रेजिस्टेंट टू अटैक्स बाय एलियन स्पीशीज. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, आर लिंक्ड टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी. अब स्पीशीज रिचनेस अगर ज्यादा रहा मतलब ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज अगर रही किसी कम्युनिटी में तो उसमें वेरिएशन में फर्क नहीं आएगा ईयर टू ईयर. वो रेजिस्टेंट और रेजिलियंट रहेगा डिस्टर्बेंसेस से, वो रेजिस्टेंट रहेगा इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज से. ऐसा क्यों रहेगा? ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज रही तो. वी डोंट नो. ठीक है, अपने को नहीं पता कि ज्यादा स्पीशीज रहने से क्या फर्क पड़ता है, क्यों कम्युनिटी स्टेबल रहती है, अपने को नहीं पता. बट डेविड तिलमन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम
टेंटेटिव आंसर्स, कुछ हल्के फुल्के आंसर्स हमको थोड़ा बहुत एक हाइपोथेसिस बनाने लायक के आंसर्स हमको डेविड तिलमन के एक्सपेरिमेंट के कारण मिले हैं। क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने, देखो, तिलमन फाउंड दैट प्लॉट्स, अपने प्लॉट्स जिसपे अपन घर बनाते हैं उन प्लॉट्स की बात चल रही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के लिए वो पूरा जंगल थोड़ी यूज कर सकता है, उसको तो एक्सपेरिमेंट लैब लेवल पे, छोटे लेवल पे ही करना पड़ेगा। अब इकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है तो लैब में तो कर नहीं सकता, तो प्लॉट के लेवल पे किया है उसने, ठीक है। प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज, जिस पे अलग अलग प्रकार की स्पीशीज, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाकर रखे थे उसने, शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। बायोमास मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट, है ना। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब सेल्स, बेसिकली सेल्स आएगी, सेल्स का नंबर कब बढ़ेगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा। मतलब बायोमास डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है, ये तो मानते हो, ठीक है। तो जहां पर स्पीशीज ज्यादा है वहां पर वेरिएशन इन टोटल बायोमास या वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी लेस है, लेस, ठीक है। वहां पर प्रोडक्टिविटी कैसी है, वहां पर प्रोडक्टिविटी है लेस। ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मतलब प्रोडक्टिविटी के बीच में वेरिएशन तो ईयर टू ईयर कम है ही, वो तो है ही, ऊपर से प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। मतलब अपन ने जो ताड़ोबा का एग्जांपल लिया, 10,000 किलोग्राम, 7,000 किलोग्राम, 12,000 किलोग्राम, 17,000 किलोग्राम, तो ये वेरिएशन तो कम हो ही रहा है, एक दो हजार का ही डिफरेंस बढ़ रहा है, ऊपर से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। मतलब 50,000 किलोग्राम पर ईयर, फिर 52,000 किलोग्राम पर ईयर, 49,000 किलोग्राम पर ईयर, 47,000 किलोग्राम पर ईयर, 51,000 किलोग्राम पर ईयर। तो वेरिएशन जो है वो तो कम हो ही रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। 12,000 नहीं रहेगी, अब 50,000 हो जाएगी। ऐसा नंबर अपने को याद रखना है क्या, 12,000 और 50,000? बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, ये समझाने के लिए रैंडमली मैं नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी के बीच में जो वेरिएशन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, ठीक है। एंड ऑल्सो ज्यादा डाइवर्सिटी अगर रही तो प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। क्लियर एकदम। Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, ये तो उसने पहले ही बोला है कि ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों आते हैं ऐसी कम्युनिटी में जिसमें स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, अपने को नहीं पता। पर वी नो इनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट कंपल्सरी, इंपरेटिव का मतलब है कंपल्सरी, फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट at a time when we are losing species at an alarming pace and speed. One might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? है ना? Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? How is our quality of life affected if we say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on earth? बोला था ना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, डेटा अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि गंदी गंदी जो स्पीशीज है, जैसे कॉकरोच अगर एक्सटिंक्ट हो गए, छिपकली अगर एक्सटिंक्ट हो गई, 20,000 की जगह 15,000 स्पीशीज रही एंड्स की अर्थ पे, तो अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है? सही में फर्क पड़ने वाला है क्या? ऐसा क्वेश्चन अपने मन में तो आता ही है ना। तो उसका आंसर वो देता है, देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेइव एंड इनोसेंट, ठीक है। अब वो कोई बेवकूफ बोल नहीं सकता, वो सिर्फ मैं बोल सकता हूँ तुम लोगों को डायरेक्टली बेवकूफ। अब एनसीईआरटी के राइटर्स तो ऐसा नहीं बोल पाएंगे, इसलिए उन्होंने नेइव वर्ड यूज किया है, लेकिन बेसिकली दैट इज एक्चुअली अ सिली क्वेश्चन, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव, यानी सोचने का एंगल, पर्सपेक्टिव यानी थ्रू एन एनालॉगी द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस यूज बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच, अंडरलाइन करना है इसको। इन एन एरोप्लेन, उसको अपन इकोसिस्टम से कंपेयर करेंगे, ऑल पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, रिवेट्स यानी नट्स, ठीक है। तो नट्स को अपन स्पीशीज से कंपेयर करेंगे, नट्स यानी ग्राउंड नट नहीं, नट्स यानी वो नट बोल्ट वाला नट, ठीक है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, ठीक है। हर किसी ने सोचा कि एक छिपकली स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो
एक कॉकरोच की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो क्या फर्क पड़ रहा है, मच्छर की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए अपन ने किसी भी स्पीशीज को बचाने की कोशिश ही नहीं की। एक ही तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा अगर हम सोचते गए, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, मतलब इट मे नॉट अफेक्ट द इकोसिस्टम, ठीक है, नहीं भी फर्क पड़ेगा। सही बात है, एक आधी छिपकली की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, 20,000 की जगह 15,000 एंड्स की स्पीशीज रही, तो सही में इकोसिस्टम को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपन हर स्पीशीज के बारे में यही सोचते रहे कि क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा अगर अपन करते गए, एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, मतलब मोर एंड मोर स्पीशीज आर डिस्ट्रॉयड, द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। धीरे धीरे तो वीक होते ही जाएगा, बराबर है। दूसरा नेक्स्ट चीज वो ये बोलता है कि अपन ने कहाँ के नट बोल्ट्स निकाले, ये भी मैटर करता है, ठीक है। तुम जिस सीट पे बैठे हो एरोप्लेन की, उसमें जो हैंड रेस्ट है तुम्हारा, उसके नट अगर तुमने निकाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हैंड रेस्ट नहीं रहेगा उस सीट को, और क्या होगा। लेकिन किसी ने अगर वो उसके जो पंख है उस एरोप्लेन के, उसी के नट बोल्ट्स निकाल दिए तो, है ना। तो फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव, मतलब कौन सी स्पीशीज को डिस्ट्रॉय किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, दैट इज की स्पीशीज और की स्टोन स्पीशीज, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की, दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस, इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अ फ्यू नट बोल्ट्स ऑन द सीट्स और विंडोज इनसाइड द प्लेन। ये कैसे क्या लिख दिया एनसीईआरटी ने पता नहीं। ये विंडोज की अगर नट बोल्ट्स निकल जाए, विंडोज अगर खुल गया तो प्लेन बर्स्ट हो जाएगा पूरा, इतने ऊपर जाएगा तो प्रेशर के कारण, ठीक है। सिर्फ सीट्स इज द ओनली करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि कुछ नहीं होता करके हमने एक आधी स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो गई तो सही में कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा करके अगर हमने कुछ नहीं होता करके करते ही गए डिस्ट्रॉय, तो देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बिकम डेंजरसली वीक। दूसरा, कितनी स्पीशीज डिस्ट्रॉय हुई है उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा यह है कि कौन सी स्पीशीज डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है। तो ये जो नेइव क्वेश्चन है, ठीक है, नेइव क्वेश्चन, इस नेइव क्वेश्चन को ये एग्जाम्पल से पॉल एलियट्स ने हमको एक्सप्लेन किया है कि बेटा सुधर जाओ, स्पीशीज डिस्ट्रक्शन से अपने को बचना पड़ेगा, कॉन्जर्वेशन अपने को बायोडाइवर्सिटी का करना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। While it is doubtful if any new species are being added through speciation into the Earth's treasury of species, मतलब नई स्पीशीज इवॉल्व हो रही है क्या पता नहीं, बट देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यू लॉसेस, लॉस जरूर हो रहा है, ये कंफर्म है। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर प्लेनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग, मतलब कम हो रहा है रैपिडली, एंड द अक्यूजिंग फिंगर, मतलब अक्यूज करना यानी आरोप करना, इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज। The colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led to the extinctions of more than 2,000 species of native birds. ठीक है, the IUCN Red List documents the extinction of 784 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants in the last 500 years. Again, ये डेटा मेरे से भी याद नहीं हो सकता, तो मैं तुमको याद करने के लिए नहीं बोल सकता. Some examples of recent extinctions include, ये मेरे को याद है अच्छे से, ठीक है, द डोडो ऑफ मॉरिशियस, स्टेलर सी काऊ ऑफ रशिया, ठीक है, बालियन जावन कैस्पियन टाइगर, ठीक है, क्वागा, ठीक है, ये मेरे को याद है डेटा, ये तुमको मैं डेटा याद करने के लिए फोर्स कर सकता हूँ, ये डेटा अपने को याद रहना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा. Some examples of recent extinctions include the dodo of Mauritius, dodo ये बर्ड था, quagga of Africa, thylacine from Australia, Steller sea cow from Russia, and 3 subspecies of tigers, that is Balian, Javan and Caspian. बाली नाम की जगह में मिलने वाला बालियन, जावा आइलैंड्स पे मिलने वाला जावन एंड कैस्पियन, ठीक है. The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. ये डेटा याद रहने को आसान है, 20 years 27 species, ये याद रहना चाहिए. Careful analysis of records shows that extinctions across taxa are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. मतलब कुछ species है जो extinct होने के
जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है तो कुछ लोगों को कोरोना होने के चांसेस ज्यादा है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको, है ना। तो वैसे ही स्पीशीज का भी है, जो वीक स्पीशीज है वो एक्सटिंक्शन के ज्यादा चांसेस है। तो एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, क्योंकि इनको लैंड भी चाहिए पानी भी चाहिए, तो ये ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए इनके एक्सटिंक्शन के चांसेस ज्यादा है। एडिंग टू द ग्रीम एंड सीरियस scenario of extinctions is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. From a study of the history of life on Earth through fossil records, we learn that large-scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appeared on the scene. याद रखना, आज तक 5 बार मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं। अभी अपन 6वें मास एक्सटिंक्शन के पीरियड में। मास एक्सटिंक्शन मतलब बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन तो चलते रहती है, एक दो स्पीशीज तो डेली एक्सटिंक्ट होते ही रहती है, लेकिन हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, लैक्स में स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाना अचानक से बहुत कम समय में, उसको कहते हैं मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसके पहले 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो गया है। उसमें से सबसे फेमस वाला मास एक्सटिंक्शन कौन सा है? तो डायनासोर्स वाला। कब हुआ है अपने को पता है, मतलब फ्रेशर्स को नहीं पता, रैंकर्स को पता है। वो एक्सटिंक्शन हुआ है केटी बाउंड्री पे, है ना, क्रिटेशियस और टर्शियरी के बाउंड्री पे हुआ है, ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स एगो। और डायनासोर का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ है? डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ है उल्का गिरने के कारण अर्थ पे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटिंक्शन है, वो बस अपने को याद रखना है, बाकी 4 एक्सटिंक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Even before humans, during the long period that is more than 3 billion years since the origin and diversification of life on Earth, there were 5 episodes of mass extinctions of species. How is the 6th extinction, जिसमें इस समय अभी अपन है, presently in progress different? ये 6वां वाला अलग कैसे है बाकी लोगों से, बाकी 5 एक्सटिंक्शन से? The difference is in the rates. The current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster than in the pre-human times, and our activities are responsible for the faster rates. Ecologists warn that if the present trends continue, nearly half of all the species on Earth might be wiped out within the next 100 years. ठीक है। In general, loss of biodiversity in a region may lead to क्या क्या हो सकता है? तो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन मतलब वही फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्टिविटी ये कम हो जाएगा। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस मतलब डिस्टर्बेंसेस। तो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस को जो अपन रेजिस्ट कर सकते हैं वो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, सच एज ड्रॉट, है ना। एंड इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, ठीक है, ये सब चेंज हो जाएगी चीजें। तो मुद्दा अभी मेन है कि कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, व्हाई इज इट गेटिंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। द एक्सीलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। देयर आर 4 मेजर कॉजेस विच आर कॉल्ड एज द एविल क्वार्टेट यानी 4, ठीक है। सॉब्री के यूज टू डिस्क्राइब देम। 4 मेन कॉजेस है। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पीशीज ज्यादा है तो वहां पर एक्सटिंक्शन भी ज्यादा अपने को ऑब्जर्व करने को मिलेगा। Once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%. अभी कुछ महीना पहले अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आग लग गई थी, कितना स्क्वायर हेक्टर का एरिया जल गया होगा फॉरेस्ट का, सोचो। तो एनिमल्स रहेंगे कहाँ पे यार, हैबिटेट ही उनका लूज हो जाएगा और जंगल फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, इधर थोड़ा सा जंगल, फिर इधर थोड़ा सा जंगल, फिर इधर थोड़ा सा जंगल, है ना। तो उनको टोटल जगह ही कम मिलती है रहने के लिए, तो उनका एनिमल्स का तो लॉस होगा ही, नो डाउट। पहले 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ था, अभी सिर्फ 6% है। दे मतलब रेन फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 मोर हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। सोचो 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में 1000 हेक्टेयर्स
हेक्टेयर्स बोल रहा है, स्क्वायर किलोमीटर नहीं बोल रहा है, ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट. द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, इट इज सो यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लेनेट. Harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soyabeans or for conversion to grasslands for raising beef. Beef यानी डेयरी, गाय भैंस, ठीक है, बीफ कैटल. तो उनका मांस खाने के लिए उनका जो प्रोडक्शन होता है डेयरी का, उसके लिए और सोयाबीन के प्रोडक्शन के लिए रेन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है. ये अंडरलाइन करो, इस साल के नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल अमेजोन में जंगल को आग लग गई थी, अमेजोन जंगल को, तो इसके ऊपर क्वेश्चन इस साल आ सकता है. ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे सब लोग. बिसाइड्स टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज. व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population decline. है ना? When large habitats are broken up into small fragments, पहले इतना पूरा जंगल था, अब यहाँ पर एक सिटी बन गई, यहाँ पर एक सिटी बन गई, यहाँ पर एक सिटी बन गई, तो इधर एक जंगल रह गया, इधर थोड़ा सा जंगल रह गया, इधर थोड़ा सा जंगल रह गया. फ्रेगमेंटेशन हो गया ना, अब इधर के एनिमल्स इधर नहीं आ सकते, इधर के एनिमल्स इधर नहीं आ सकते, बीच में सिटी है, वो अपना अपने जंगल एक अपने एरिया में अपना जा रहे. तो तुम बोलते हो कि शेर चंद्रपुर में आया. शेर कैसे चंद्रपुर में आया? शेर बिल्कुल चंद्रपुर में नहीं आया. इंसान जंगल में घुसा है और जंगल को काट के उसने सिटी बना दी है. और फिर वहां पर जब जंगल में शेर आता है, बेयर्स आते हैं, भालू आते हैं, तो बोलते हैं कि चंद्रपुर में भालू आया, चंद्रपुर में शेर आया. एकदम गलत बात है. चंद्रपुर में शेर नहीं आया, शेर वहां पर पहले से ही था. हमने वहां पे जंगल को काट के वहां पर शहर बनाया है. हमने उसके एरिया को, हमने उसके घर को फ्रेगमेंटेड कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके घर के, इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज. Mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population decline. ठीक है. Over exploitation. Humans have always been dependent on nature for food and shelter, but when need turns to greed, मतलब जरूरत जब लालच में कन्वर्ट हो जाती है, तब it leads to over exploitation of natural resources. मेनी स्पीशीज एक्सप्लॉइट करना है ना, यूज करना. ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जब नीड टर्न्स टू ग्रीड, है ना, जरूरत जब लालच में कन्वर्ट हो जाती है तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन चालू हो जाता है. मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्शंस इन द लास्ट 500 years, जैसे स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस. प्रेजेंटली मेनी मरीन फिश पॉपुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, एंडेंजरिंग. हार्वेस्ट करना है ना, उनको यूज करना, उनको जैसे अपन क्रॉप को हार्वेस्ट करते ना, ज्यादा फिशिंग करना. ठीक है. एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज. अच्छा, शार्क्स का तो अपने को पता है, शार्क्स एंडेंजर्ड हो गई है या होने के राह पे है, बिकॉज उनका शिकार करते हैं ह्यूमन बींग्स, इसलिए. ठीक है, हो ही गई है वैसे. शार्क्स आर एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड, आई गेस. एक बार उनका एग्जैक्ट स्टेटस देखना पड़ेगा, बट शार्क्स के साथ ये हो रहा है, ओवर शिकार हो रहा है शार्क्स के साथ. ठीक है. तो दो रीजन हो गए, एक फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस, दूसरा हो गया ओवर एक्सप्लॉइटेशन. तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स. व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर वॉट एवर पर्पज, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव. इन्वेजिव यानी अटैकिंग मोड, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजियस. इंडिजिनस यानी उस जगह की जो ओरिजिनल स्पीशीज है उनको इंडिजिनस स्पीशीज बोलते हैं. द नाइल पर्च, नाइल रिवर अपना अफ्रीका वाला, इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया. नाइल रिवर से निकाला हुआ पर्च नाम की फिश को इंट्रोड्यूस किया इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका. लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज. असेंबलेज यानी कलेक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लिड फिश इन द लेक. इसको अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट चीज है. यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट पोज्ड to our native species by invasive weed species like carrot grass, that is parthenium. ठीक है, कैरेट ग्रास जो भी मैंने भी बोला, पार्थेनियम है ना. लैंटेना कैमेरा, उसका स्पीशीज का नाम है कैमेरा, CAMARA. एंड वाटर हाइसिंथ, दैट इज इकोर्निया. द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गेरीपाइनस फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस इज पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिशेस इन अवर रिवर्स. अवर रिवर्स मतलब इंडियन रिवर्स. ठीक है. तो क्या क्या एग्जांपल्स है?
नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करने के कारण सिक्लिड फिशेस मर गई। दूसरा एग्जाम्पल पार्थेनियम, लैंटेना कैमेरा एंड इकोर्निया। तीसरा एग्जाम्पल अफ्रीकन कैटफिश को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के कारण इंडियन कैटफिश को थ्रेट हो गया है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स अपने को इसके याद रखने हैं। Co-extinctions. When a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory in a compulsory way also becomes extinct. When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasites also meets the same fate. Fate यानी किस्मत, उनका भी वही रहा हो जाता है, वो भी extinct हो जाते हैं। समझे ना, सिंपल चीज है ना। Another example is the case of a co-evolved plant pollinator mutualism where extinction of one invariably leads to the extinction of the other. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोल रहा है कि अगर ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो ही नहीं सकते, सबसे बेकार प्राणी है, लेकिन लेटेस्ट अज्यूम ह्यूमंस अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो एनोफिलस प्लाज्मोडियम सर्वाइव कर पाएगा क्या? या छोड़ो, ह्यूमंस को छोड़ो, अगर एनोफिलस मस्कीटो एक्सटिंक्ट हो गए तो प्लाज्मोडियम सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना। When a fish becomes extinct, its parasites also becomes extinct. ठीक है, समझ में आ रहा है? कंपलसरी है ये चीज। वैसे म्यूचुअलिज्म में अगर हनी बीज एक्सटिंक्ट हो गई तो प्लांट्स पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। प्लांट्स अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो हनी बीज को फूड कहां से मिलेगा? नेक्टर के फॉर्म में, हनी बीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो एक के एक्सटिंक्शन के कारण जब दूसरा एक्सटिंक्ट होता है तो उसको कहा जाता है को एक्सटिंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन। Why should we conserve biodiversity? अब इतना अपन ने पढ़ा वो सब ठीक है, लेकिन एक्सटिंक्ट हो गए तो हो गए, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? Why should we conserve biodiversity? There are many reasons, some obvious and others are not so obvious, but all are equally important. They can be grouped into 3 categories: narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical. देखो, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं रीड करता हूँ। ठीक है, नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब उसमें जो यूटिलिटी है वो बहुत नैरो थिंकिंग वाली है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को बताते हैं कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी का प्रिजर्वेशन करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या रीजन देते हैं हम? कि बिल कम आएगा, बिल बचाओ। अब सच्ची मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैनमेड मनी नाम की कंसेप्ट है, ये वाटर से कंपेरेबल चीज तो भी है क्या? मनी की औकात तो भी है क्या पानी के सामने? अभी हम देख रहे हैं ना, एक कोरोना वायरस आ गया तो क्या मनी की वैल्यू रह गई? 0 हो गई। ऑयल के प्राइसेस निगेटिव में चले गए हैं, कितना भी पैसा किसी को कुछ बचा नहीं पा रहा है ना। अगर पानी खत्म हो गया दुनिया का तो पैसा खाकर अपनी प्यास तो बूझ नहीं पाएगी। लेकिन जो छोटी मेंटालिटी के लोग हैं, ठीक है, तो छोटी मेंटालिटी के लोगों को तुम बड़ी बड़ी इकोलॉजी की बातें बताकर उनको प्रिजर्वेशन का रीजन नहीं बता सकते। उनकी उतनी बुद्धि ही नहीं है। उनको तुमको यही बताना पड़ेगा कि उससे तुम्हारा बिल कम आएगा। मुद्दा समझ में आ रहा है ना कि इकोलॉजी को क्यों बचाने का? तो तुमको एकदम फालतू चीजें, नैरो चीजें बतानी पड़ेगी। ये हो गया नैरोली यूटिलिटेरियन। ठीक है, दूसरा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो बोलता है कि उससे अपने को फायदा होता है कि नहीं होता है ये दूसरी बात है, लेकिन एक बढ़िया सा जंगल देखकर या कहीं पर वाटरफॉल देखकर, बढ़िया पहाड़ देखकर अपने आंखों को कितना अच्छा लगता है, अपना दिमाग कैसा पीसफुल फील करता है। हम जब वो माउंटेन्स वाला वीडियो देखे थे क्लास में बीबीसी का, तो वो वीडियो देखकर, नकली माउंटेन्स देखकर ही अपने को कितना शांति की फीलिंग आ रही थी। तो रियल में जब हम नेचर में जाते हैं तो हमको कितना पीसफुल लगता है ना। तो ये सब जंगल और ये सब प्यारी जो चीजें हैं नेचर ने बनाई हुई इकोलॉजिकल चीजें, वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन चीज है, मतलब ये ब्रॉड थिंकिंग है। ऐसा चीप थिंकिंग नहीं कि इससे अपने को फायरवुड मिलता है, इससे अपने को पत्तियां मिलती है, फ्रूट मिलता है, इसलिए बचाना चाहिए। नहीं, इसलिए बचाना है क्योंकि वो बहुत सुंदर चीज है। उससे अपने को कुछ नहीं भी मिलता हो तो भी अपने को उसको बचाना है। ठीक है, क्योंकि अपने को उससे पीस ऑफ माइंड मिलता है, शांति मिलती है। ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हो गया। और तीसरा है इथिकल आर्ग्यूमेंट। इथिकल क्या बोलता है कि पीस भी क्यों चाहिए तुमको मन की शांति भी क्यों चाहिए? अगर तुमको वो भी नहीं मिलता होगा तो भी तुमने इकोसिस्टम को बचाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी ड्यूटी है। जैसे इवोल्यूशन ने
ह्यूमन बींग्स नाम की स्पीशीज को इवॉल्व किया है इतने सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स में, वैसे ही इवोल्यूशन ने बाकी स्पीशीज को भी इवॉल्व किया है। तो इवोल्यूशन ने इवॉल्व की हुई बाकी स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करने का हमको क्या हक है? उन स्पीशीज को भी सर्वाइवल का हक है। ये जो थिंकिंग है, दिस थिंकिंग इज द इथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको भी एक बार रीड करते हैं। द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स for conserving biodiversity are obvious. Humans derive countless direct economic benefits from nature, जैसे फूड, ठीक है, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस. More than 25% of the drugs currently sold in the market, drugs यानी दवाइयाँ, worldwide are derived from plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native people around the world. Nobody knows. नेटिव यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो ओरिजिनल लोग हैं उनको नेटिव बोलते हैं. बाहर से आए हुए जो लोग हैं वो नॉन नेटिव रहेंगे. ठीक है. Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored. With increasing resources put into bioprospecting. Bioprospecting मतलब एक्सप्लोर करना मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इसको बोलते हैं बायोप्रोस्पेक्टिंग. अंडरलाइन कर लेंगे. नेशंस एंडोर्ड विथ रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट्स. रीप मतलब मिलना, बहुत उनको प्रॉफिट हो सकता है ये सब पत्तियां, ये सब फल, रूट्स, स्टेम बेचकर मेडिसिनल चीजों के, है ना. इंडिया जैसे देश जो गरीब है लेकिन बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी, उनको बहुत इनॉर्मस बेनिफिट्स मिल सकते हैं. इसलिए अपन ने पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए. ये पैसे से कंपेयर करने वाली चीज हो गई नेचर जैसे ब्यूटीफुल चीज को. इसलिए ये क्या हो गया? नैरो. यूटिलिटी मतलब यूज, तो ये नैरो थिंकिंग हो गई. ठीक है. द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स. द फास्ट ड्विंडलिंग यानी कम होने वाला. The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in Earth's atmosphere. Can we put an economic value on this service by nature? इसको पैसों से कंपेयर कर सकते हो इतनी बड़ी चीज को? You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spends on cylinder of oxygen. एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कितनी है ये पता करो. हॉस्पिटल में जाकर ऐसा बोल रहा है वो, तो तुमको समझ में आएगा कि ये जो फॉरेस्ट अपने को फुकट में करके दे रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. पैसे से कंपेयर करने वाली चीज ही नहीं है वो. ठीक है. पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट्स कैनॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड्स इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम्स प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स like bees, bumblebees, birds and bats. What will be the cost of accomplishing pollination without help from natural pollinators? कर ही नहीं पाएंगे अपन. There are other unimaginable, intangible यानी unimaginable benefits that we derive from nature. The aesthetic pleasures of walking through thick woods, जो मैं अभी बता रहा था कि मन को शांति मिलती है. woods यानी जंगल. Watching spring flowers in full bloom or waking up to a bulbul song in the morning. Can we put a price tag on such things? इन चीजों के ऊपर अपन पैसे से गिन सकते हैं कि इन सब चीजों को नहीं गिन सकते, है ना. तो ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इथिकल. कि अरे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन भी क्यों? तुमको यूटिलिटी ही क्यों चाहिए? तुमको कुछ भी फायदा नहीं भी हो रहा होगा तो भी बचा लो ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो. ठीक है. द इथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ यानी उपकार है अपने ऊपर, to millions of plants, animals and microbe species with whom we share this planet. Philosophically कह लो, spiritually कह लो, we need to realize that every species has an intrinsic value. हर लाइफ की वैल्यू है ना. कोई भी लाइफ वैल्यूलेस नहीं है. Even if may not be of current or economic value to us. अपने को उसका यूज नहीं भी होगा तो भी उस ऑर्गेनिज्म के लिए तो उसकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है ना. तुम कौन होते हो उसको डिस्ट्रॉय करने वाले, है ना. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generations. जैसे अभी डोडो एक्सटिंक्ट हो गया तो किसी को क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा. लेकिन अपन कौन होते हैं डोडो को एक्सटिंक्ट करने वाले? क्यों एक्सटिंक्ट करना है डोडो को, है ना. कुछ इथिकल भी तो आर्ग्यूमेंट है. दैट इज द इथिकल आर्ग्यूमेंट. ठीक है. लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो सब भाषणबाजी तो ठीक है लेकिन करने का कैसे? हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी?
When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. We save the entire forest to save the tiger. पता है तुमको, तुम ताड़ोबा वाले हो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. चंद्रपुर के स्टूडेंट्स हो, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन. कह रहे जंगल ही डिस्ट्रॉय मत करो, टाइगर अपने आप सर्वाइव कर लेगा. टाइगर को सर्वाइव करने के लिए और कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. उसका जो ओरिजिनल जगह है, जो उसका घर है, उस घर को प्रोटेक्ट कर लो तो वो खुद अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा. ऑन साइट कंजर्वेशन. उसको टाइगर को कहीं उठाकर लाने की जरूरत नहीं है लैबोरेटरी में. ठीक है. However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened and needs urgent measures to save it from extinction, ex situ conservation is the desirable approach. एकदम अर्जेंट है, बहुत ही ज्यादा endangered हो गया है, तो उसको अपन उसके भरोसे पे नहीं रख सकते है ना. उसको जू में लाकर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देकर उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो वो एक्स सिटू हो जाएगा. ठीक है. इन सिटू कंजर्वेशन. Faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible, मतलब economically not फायदेमंद, to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspots. ये अपना इंटरनेट वाला हॉटस्पॉट नहीं है, जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है, उस एरिया को बोला जाता है हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट रीजन्स विद वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. एंडेमिक मतलब ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ उसी एरिया में मिलती है और पूरे अर्थ पे और कहीं नहीं मिलती, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू. दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. Initially 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequent 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34. These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. ठीक है. जहां पर हॉटस्पॉट रहेगा, जहां पर ज्यादा स्पीशीज रहेगी, वहां पर नुकसान भी, मरेगी भी स्पीशीज, एक्सटिंक्ट भी स्पीशीज ज्यादा होगी. इसलिए तो ट्रॉपिकल एरियाज में स्पीशीज एक्सटिंक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां पर स्पीशीज है ही ज्यादा इन द फर्स्ट प्लेस, है ना. 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स जो अपने आसपास वाले हैं, उनका ही सिर्फ नाम दिया है क्योंकि ये इंडिया के गवर्नमेंट ने लिखी हुई बुक है, तो इंडिया के हिसाब से लिखी हुई है तो वैसे 25, लेकिन अपने को 3 याद रखने हैं. वेस्टर्न घाट्स, ये तो अपने को पता ही है, ये तो इंडिया का ही हिस्सा है. श्रीलंका, इंडिया का पॉलिटिकली हिस्सा नहीं है, लेकिन ज्योग्राफिकली क्या वही हो गया. ठीक है. इंडिया और बर्मा. ठीक है. इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर अवर कंट्रीज. इंडिया और बर्मा के बीच का मतलब बॉर्डर, वो वाला रीजन, इंडो बर्मा बॉर्डर एंड हिमालय कवर अवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स. ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया. सोचो कितने कम हॉटस्पॉट्स है, कितना ह्यूमन बींग्स ने डिस्ट्रक्शन किया होगा अब तक. द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स could reduce the ongoing mass extinctions by almost 30%. ठीक है. ये सब डेटा अपने को, इसको भी अंडरलाइन कर लो, 30% वाले डेटा. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserve, national parks and sanctuaries. ठीक है. इसका इनमें क्या डिफरेंसेस है. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. ठीक है. अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलग रहता है और वाइल्ड लाइफ सफारी अलग रहता है. वाइल्ड लाइफ सफारी एक सिटू में आता है, एकदम याद रखना इस चीज को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये इनमें क्या डिफरेंस है नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा. ठीक है. इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है. बायोटीन जो है वो विटामिन B7 है, तो 7 × 2 14, तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने 14, ऐसा अपन याद रख सकते हैं. N फॉर 90, N फॉर नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क कितने 90. वाइल्ड में 4 लेटर्स है, लाइफ में 4 लेटर्स है, और सेंचुरी SANCTUARY सेंचुरी में 9 लेटर्स है, तो 449, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में है. ठीक है. समझ में आ रहा है.
ये 12th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट ने ये ट्रिक बनाकर दी है मेरे को, इसलिए मेरे को भी ये याद हो गया। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 19 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अपने को याद रखना है इसको। इंडिया ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इन मेनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड, वेनरेटेड मतलब इज्जत करना, एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। सच सैक्रेड ग्रोव्स, सैक्रेड मतलब क्या बोलेंगे, पूज्य, वेनरेटेड, ठीक है, रिलीजियस चीजों को सैक्रेड बोलते हैं, पवित्र, ठीक है। सच सैक्रेड ग्रोव्स जिसको रिलीजियसली प्रोटेक्ट किया जाता है, आर फाउंड इन खासिया एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद से बस्तर छत्तीसगढ़ में चले गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी वालों ने अपना चेंज कुछ किया नहीं है, तो अपने को मध्य प्रदेश ही याद रखना है। इन मेघालय द सैक्रेड ग्रोव्स आर द लास्ट रेफ्यूजेस फॉर रेफ्यूज यानी छुपने की जगह, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड जगह, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स। ये सब अपने को याद रखना पड़ेगा। खासिया एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चांदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। रही बात ex-situ कंजर्वेशन की, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स है ना, वाइल्ड लाइफ सफारीज। In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care. Zoological parks, botanical gardens and wildlife safari parks serve this purpose. Wildlife safari park, it is different from wildlife sanctuary. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological parks. In recent years, ex-situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures. Enclosures यानी पिंजरा, पिंजरे में नहीं रखते। Now gametes of the threatened species can be preserved in viable and fertile conditions for long periods using cryopreservation. Cryopreservation यानी -196 डिग्री पे स्टोर करके रखना स्पर्म्स एंड एग्स को, ठीक है। तो कोई स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो भी, एंडेंजर्ड, एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड हो भी जाती है, तो भी वो स्पर्म एंड एग को फर्टिलाइज करके हम उनके और ऑर्गेनिजम्स तैयार कर सकते हैं। एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, इन विट्रो मतलब इन ग्लास टेस्ट ट्यूब में, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपागेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक्स, ठीक है। Biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. The historic convention on biological diversity, which is called as the Earth Summit, which was held in Rio de Janeiro in 1992, called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels. तो अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, एंड वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।